गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास बी ए पार्ट थर्ड ईयर जिसमें हमारी जो बुक चल रही है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, भारत का भूगोल। और इस भारत के भूगोल के अंतर्गत जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है एग्रीकल्चर अर्थात कृषि। तो सबसे पहले हमने जो भारत की ज्योग्राफी की जो बुक है आपकी, उस भारत की ज्योग्राफी की बुक के अंतर्गत सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन को समझा और भारत के परिचय के अंतर्गत हमने भारत का अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई, भारत की पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई तथा उसकी सीमाओं के बारे में, स्थलीय सीमा जो है आदि के बारे में चर्चाएं की। उसके बाद में हमने आपके भौगोलिक प्रदेशों के बारे में बताया। भौगोलिक प्रदेशों के आधार पर भारत को 4 भागों में बांटा गया है। 4 भागों के अंतर्गत हमने सबसे पहले भारत का सबसे बड़ा भौगोलिक प्रदेश पठारी प्रदेश की चर्चाएं की। फिर उसके बाद में हमने पर्वतीय प्रदेश की चर्चाएं की, फिर मैदानी प्रदेश की चर्चाएं की, फिर तटीय प्रदेशों की तथा द्वीप समूह की चर्चाएं की। दैन हमने जलवायु के बिंदु को उठाया था और जलवायु की परिभाषाएं हमने देखी थी। जलवायु का वर्गीकरण देखा था। भारत के अंतर्गत जलवायु का वर्गीकरण जो कोपेन महोदय के द्वारा तथा थॉर्नवेट महोदय के द्वारा किया गया है। तो भारत के अंतर्गत जो प्रमुख जलवायु प्रदेश हैं उनके ऊपर चर्चाएं की। साथ ही साथ हमने मानसून की क्रियाविधि के ऊपर चर्चाएं की थी, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि मानसून की क्रियाविधि आपके एग्जाम में पूछ ली जाती है। फिर उसके बाद में हमने आपकी जो है वनस्पति से जुड़े हुए प्रश्न देखे थे। वनस्पति के वर्गीकरण के बाद में हमने वहाँ की मृदा को जाना था और मृदा के बाद में हमने वहाँ के खनिज तत्वों को समझा था और खनिज तत्वों के बाद में हमने वहाँ की जनसंख्या का अध्ययन किया था। इस तरह से हमने अब तक जनसंख्या के अध्ययन के पहलुओं को क्लियर कराते हुए हम आपके आज जो नया टॉपिक आया है वो है आपका कृषि अर्थात एग्रीकल्चर। अब कृषि के संदर्भ में हम चर्चाएं करते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में यही बात आती है कि कृषि क्या है, कृषि किसे कहते हैं। तो कृषि का अगर अंग्रेजी रूपांतर देखा जाए तो कृषि का अंग्रेजी रूपांतर बनता है एग्रीकल्चर। और अगर एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति देखी जाए तो एग्रीकल्चर शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एगर प्लस कल्चर। एगर प्लस कल्चर का तात्पर्य होता है एगर प्लस कल्चर। एगर का तात्पर्य होता है भूमि और कल्चर का मतलब होता है जोतना, भूमि को जोतना या खींचना। भूमि को जोतना या खींचना क्या कहलाता है? कृषि कहलाता है। तो हमको इसका सबसे पहले अर्थ पता पड़ गया कि भूमि को जोतना या खींचना कृषि कहलाता है। जो हमारा धरातलीय जो भूभाग है उस धरातलीय भूभाग पर जो हमारी भूमि है उस भूमि पर जो हम जोत लगाते हैं और जो हम कार्य करते हैं उसको हमने एग्रीकल्चर की संज्ञा दी है। अगर हम भारत के संदर्भ में इस बात को देखते हैं तो भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत के अंतर्गत लगभग 2/3 जनसंख्या जो है आज कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई है। परिणाम यह हुआ कि भारत के अंतर्गत जो कुल जो क्षेत्रफल है भारत का, उस भारत के कुल क्षेत्रफल पर लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर पर, भारत के लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर पर जो है कृषि कार्य किया जा रहा है। और भारत के अंतर्गत यह जो कृषि कार्य किया जा रहा है वो कुल क्षेत्रफल का जो है लगभग 50% माना जाता है। यानी भारत का जो कुल क्षेत्रफल है उसका लगभग 50% हिस्सा जो है कृषि कार्यों में जुड़ा हुआ है। तो ये इसके कृषि से जुड़ी हुई कुछ सामान्य बातें थी। सबसे पहले हमें कृषि के मीनिंग को जाना है और कृषि के मीनिंग का तात्पर्य हुआ कि भूमि को जोतना ही कृषि कहलाती है। भूमि का जोत लगाना कृषि कहलाती है। अब हमारे सामने ये बात आती है कि अगर हम कृषि के बारे में बात कर रहे हैं तो कृषि के अंतर्गत जो हमारी फसलें हैं उन फसलों को कृषि के अंतर्गत रखा गया है। उन फसलों के अंतर्गत किस प्रकार फसलों पर प्रभाव देखने को मिलता है तो हम इस बात से अच्छी तरह से परिचित हैं कि जो हमारी कृषि है उस कृषि के अंतर्गत जो फसल है वो कृषि की फसल हमारे जलवायु के द्वारा या हमारे भौगोलिक कारकों के द्वारा, जैसे तापमान के द्वारा
वर्षा के द्वारा, जल के द्वारा, आर्द्रता के द्वारा या मिट्टी के द्वारा जो है प्रभावित होती है। अर्थात जो हमारी कृषि है वो हमारे भौगोलिक कारकों द्वारा प्रभावित होती है। इन भौगोलिक कारकों के आधार पर हमने हमारे कृषि फसलों का विभाजन किया है। तो सबसे पहले अगर हम ऋतुओं के आधार पर अगर हम बात करें, ऋतुओं के आधार पर अगर हम बात करें तो ऋतुओं के आधार पर फसलों के अगर प्रकारों की अगर हम बात करें तो ऋतुओं के आधार पर फसलों के प्रकारों के अंतर्गत जो है 3 प्रकार की प्रमुख फसलें आती हैं। ऋतुओं के आधार पर या मौसम के आधार पर फसलों के जो प्रकार हैं वो 3 प्रकार। नंबर 1 रबी की फसल, नंबर 2 खरीफ की फसल, और नंबर 3 जायद की फसल। अगर हमने मौसम के आधार पर, ऋतु चक्र के आधार पर अगर हम फसलों के प्रकारों के बारे में अगर अध्ययन करें तो हमने मौसम के आधार पर या ऋतु के आधार पर फसलों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला रबी की फसल, जो रबी की जो फसल होती है वो शीतकालीन फसल होती है, और रबी की फसल जो होती है, रबी की फसल जो होती है वो शीतकालीन फसल होती है, शीतकालीन। और इस रबी की फसल की जो बुआई होती है वो अक्टूबर और नवंबर माह के अंतर्गत की जाती है। अक्टूबर और नवंबर माह में बोते हैं इसे, और इसकी जो कटाई होती है वो मार्च और अप्रैल में कर दी जाती है। इसकी बुआई जो होती है वो हमारे अक्टूबर और नवंबर माह में की जाती है, तथा इसकी कटाई जो है वो मार्च और अप्रैल महीने में कर दी जाती है। ये शीतकालीन फसल है। परिणाम ये है कि शीतकालीन फसल के अंतर्गत इसके बोने का जो समय होती है वो अक्टूबर और नवंबर माह है, तथा इसकी कटाई की जो होती है वो मार्च और अप्रैल है। ऋतुओं के आधार पर जब भारत के अंतर्गत शीतकाल होता है तो शीतकाल के अंतर्गत रबी की फसल का उत्पादन किया जाता है। अब रबी की फसल के अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती हैं, तो इसकी जो प्रमुख फसलें हैं, प्रमुख फसलें जिसके अंतर्गत आपका गेहूं आता है, चना आता है, गेहूं आता है, चना आता है, सरसों आती है, मटर आता है, सरसों आती है, जौ आता है, मटर आता है। ये सारी चीजें ये इसके प्रमुख फसलों के अंतर्गत आती हैं रबी की फसल के अंतर्गत। ऋतु चक्र के आधार पर या मौसम के आधार पर हमने फसलों को 3 भागों में बांटा गया है। पहली जो फसल है हमारी रबी की फसल। रबी की जो फसल है उसकी बुआई का जो समय होता है अक्टूबर और नवंबर माह होता है, तथा इसकी कटाई का जो समय होता है मार्च और अप्रैल माह होता है। इस फसल के जो प्रमुख फसलें इसके अंतर्गत आती हैं वो आती है गेहूं, चना, जौ, सरसों या मटर। इसके बाद में दूसरी जो आपकी प्रमुख फसल है खरीफ की फसल। जो आपकी खरीफ की फसल है, इस खरीफ की फसल की बुआई जो होती है इसको हम बोते कब हैं, तो इसकी बुआई जो की जाती है वो हमारी इसकी बुआई जो की जाती है वो हमारे जुलाई अगस्त के महीने में की जाती है। जुलाई और अगस्त के माह के अंतर्गत इसकी बुआई की जाती है, और इसकी जो कटाई है, खरीफ की फसल की जो कटाई है वो हमारी जो की जाती है वो की जाती है सितंबर अक्टूबर में। सितंबर और अक्टूबर महीने के अंतर्गत इसकी कटाई की जाती है। इसकी जो प्रमुख फसलें हैं, इसकी जो प्रमुख फसलें हैं, मुख्य फसलें, प्रमुख फसलों के अंतर्गत बाजरा, मक्का, ज्वार, तिलहन, दलहन, कपास,
गन्ना, मूंगफली, ये इसकी प्रमुख फसलें मानी जाती। ये खरीफ की फसल, खरीफ की जो फसल है उस खरीफ की फसल जिसको हमने ग्रीष्मकालीन फसल या वर्षाकालीन फसल कहते हैं, इसको हमने वर्षाकालीन फसल की संज्ञा दी है। वर्षाकालीन फसल, जो खरीफ की फसल है उसको हमने वर्षाकालीन फसल की संज्ञा दी है। खरीफ की फसल की जो बुआई की जाती है वो जुलाई और अगस्त के महीने में की जाती है और इसकी जो कटाई की जाती है वो सितंबर और अक्टूबर माह में की जाती है। इसके अंतर्गत जो प्रमुख फसलें आती हैं उसके अंतर्गत बाजरा आता है, मक्का आती है, ज्वार आता है, तिलहन, दलहन, कपास, गन्ना और आपका मूंगफली। इसके बाद में जो तीसरी जो फसल है आपकी वो है जायद की फसल। जायद की जो फसल होती है वो शीतकालीन फसल तथा वर्षाकालीन फसल के मध्य अवधि के अंतर्गत बोई जाती है। शीतकालीन तथा वर्षाकालीन समय अवधि के मध्य बोई जाती है। इसके अंतर्गत जो प्रमुख फसलें हैं उसमें आता है खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूजा। अर्थात ये जो फसलें हैं ये फसलें आपकी मई और जून माह में बोई जाती है। मई या जून माह के अंतर्गत बोई जाती हैं और इसके अंतर्गत चारक की फसलें, चारा फसल, ये इसकी प्रमुख फसलें हैं जो जायद के अंतर्गत आती है। तो देखिए कुल मिला के बात ये हुई कि ऋतु चक्र के आधार पर या फिर मौसम के आधार पर हमने फसलों के जो प्रकार हैं उनको 3 प्रकारों में बांटा। पहला जो फसल का जो प्रकार है वो आपका रबी की फसल आती है। रबी की जो फसल है उसमें शीतकालीन फसल कहते हैं। इस फसल की बुआई का जो समय होता है वो अक्टूबर और नवंबर माह होता है और इसकी जो कटाई का समय होता है वो मार्च और अप्रैल तथा इसके अंतर्गत जो प्रमुख फसलें आती हैं इसमें से गेहूं, चना, सरसों, जौ और मटर। इसके बाद में दूसरी जो खरीफ की फसल आती है, खरीफ की फसल को वर्षाकालीन फसल के संज्ञा दी गई है। इसकी जो बुआई का समय होता है वो जुलाई और अगस्त के माह में और इसकी जो कटाई होती है वो सितंबर और अक्टूबर के माह में होती है। और इसके अंतर्गत खरीफ की फसल के अंतर्गत जो प्रमुख फसलें आती हैं जिसके अंतर्गत बाजरा, मक्का, ज्वार, तिलहन, दलहन, कपास, गन्ना और मूंगफली, ये खरीफ की प्रमुख फसलें मानी जाती हैं। तीसरी जो ऋतुओं के आधार पर फसलों का जो प्रकार है वो है जायद की फसल। जायद की फसल जो होती है शीतकालीन तथा वर्षाकालीन जो समय अवधि है उसके मध्य में बोई जाती है, अर्थात मई और जून के महीने में बोई जाती है। इसके अंतर्गत साग सब्जी बोई जाती है। इसके अंतर्गत खीरा है, ककड़ी है, तरबूज है, खरबूजा है और चारे की जो फसलें होती हैं उसका उत्पादन जो है जायद की फसल के अंतर्गत किया जाता है। अतः हमने ऋतुओं के आधार पर या मानसून के आधार पर या मौसम के आधार पर जो है फसलों के जो प्रकार हैं वो तीनों प्रकारों के बारे में समझा। इसके बाद में आता है उपयोग के आधार पर। अगर हम इनकी यूटिलिटी देखें अर्थात इन फसलों का उपयोग देखें तो उपयोग के आधार पर अगर हम बात करते हैं तो देखिए अब हमारे सामने अगला जो क्लासिफिकेशन है वो है उपयोग के आधार पर। उपयोग के आधार पर फसलों के प्रकार। अगर हम उपयोग के आधार पर फसलों के प्रकार की बात करते हैं तो सबसे पहली जो फसल आती है वो आती है आपकी खाद्यान्न फसलें। खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत वे फसलें होती हैं जो हमारे खाने के काम में आती हैं। खाद्यान्न फसलें वे फसलें होती हैं जो
खाने के काम में ली जाती हैं, भोजन के काम में ली जाती हैं। इन फसलों के अंतर्गत जो प्रमुख फसलें हैं वो है गेहूं, चावल और मोटा अनाज। इस मोटे अनाज के अंतर्गत ज्वार, बाजरा, मक्का, ये सारी जो फसलें हैं वो हमारी खाद्यान्न फसलें आती हैं। खाद्यान्न फसलें वे फसलें होती हैं जिनका उपयोग हम भोजन के रूप में करते हैं, अर्थात जिनका प्रयोग जो है वो खाने के रूप में किया जाता है, खाद्यान्न फसलें कहलाती हैं। भारत के अंतर्गत जो प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं जिनके अंतर्गत गेहूं है, चावल है, ज्वार है, बाजरा है, मक्का, ये भारत के अंतर्गत प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं जिनको हम भोजन के रूप में अपनाते हैं। दूसरी होती है व्यापारिक फसलें या बागाती फसल। वे फसलें जिनका उपयोग जो है हम व्यापार की दृष्टि से करते हैं, या वे फसलें जिनका हम उत्पादन जो होते हैं वो बागों के रूप में करते हैं, जिसके अंतर्गत जो प्रमुख फसलें हैं जिसमें आती हैं चाय, कॉफी, कहवा, रबड़। ये भारत के अंतर्गत प्रमुख व्यापारिक फसलें हैं जिनका प्रयोग जो है हम व्यापारिक दृष्टि से करते हैं। साथ ही साथ में इन फसलों का जो उत्पादन होता है वो बड़े बड़े बागानों के रूप में किया जाता है, इसलिए इनको हमने व्यापारिक फसलों की संज्ञा दी है। तीसरा होता है औद्योगिक फसलें। औद्योगिक फसलों का सीधा सीधा तात्पर्य है कि वे फसलें होती हैं जिनका उपयोग जो है हमारे उद्योगों के लिए, अर्थात वे फसलें जिनका प्रयोग या उपयोग कच्चे माल के रूप में उद्योगों में किया जाता है वो आपकी औद्योगिक फसलें कहलाती हैं, जिसके अंतर्गत गन्ना है, कपास है, पटसन है, जूट जिसको हम कहते हैं, रबड़ भी है और तिलहन है और दलहन। भारत के अंतर्गत जो है उपयोग के आधार पर हमने इनको 3 भागों में बांटा है। खाद्यान्न फसलें जिनका उपयोग हम भोजन के रूप में करते हैं। भारत के अंतर्गत प्रमुख खाद्यान्न फसलों में गेहूं है, चावल है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, ये भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं। उसके बाद में व्यापारिक या बागाती फसलें। व्यापारिक और बागाती फसलों का तात्पर्य है कि वे फसलें जिनका व्यापार की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान होता है, उन फसलों का जो उत्पादन किया जाता है वो बगीचों के रूप में, बागान के रूप में किया जाता है, जैसे चाय, कॉफी, कहवा, रबड़। ये भारत के अंतर्गत प्रमुख बागाती या व्यापारिक फसलें हैं। साथ ही साथ में जो हमारी औद्योगिक फसलें हैं, अर्थात ऐसी फसलें जिनका उपयोग जो है हम कच्चे माल के रूप में उद्योगों में लेते हैं, जैसे गन्ना है, कपास है, जूट है, रबड़ है, तिलहन फसलें हैं, दलहन फसलें हैं। इन सभी का उपयोग, तंबाकू है, इन सभी का उपयोग जो है हम औद्योगिक रूप में लेते हैं, अर्थात उद्योगों के लिए ये फसलें कच्चा माल उपलब्ध कराने का कार्य करती हैं। तो हमने उपयोग के आधार पर तथा ऋतुओं के आधार पर फसलों के वर्गीकरण को समझा है कि भारत के अंतर्गत ऋतु चक्र के आधार पर फसलें 3 प्रकार की होती हैं, तथा उपयोग के आधार पर भी भारत में 3 प्रकार की प्रमुख फसलें पाई जाती हैं। इसमें से पहली जो आपकी फसल है वो आपकी खाद्यान्न फसल है, दूसरी आपकी व्यापारिक फसल है और तीसरी आपकी औद्योगिक फसल है। इन फसलों के वर्गीकरण के बाद में कृषि की परिभाषा जानने तथा कृषि के फसलों के वर्गीकरण के पश्चात में अब हमारे सामने जो प्रमुख बातें आती हैं कि वो हमारी प्रमुख खाद्यान्न फसलें, जो हमारे भारत के अंतर्गत प्रमुख खाद्यान्न फसलें जो गेहूं, चावल, जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का, ये जो हमारे भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं, इन खाद्यान्न फसलों का उत्पादन जो है भारत में किन किन क्षेत्रों में होता है तथा इन फसलों के लिए कौन कौन सी भौगोलिक परिस्थितियां आवश्यक होती हैं, इन बातों को समझना बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम खाद्यान्न फसलों के बारे में बात करते हैं कि भारत के अंतर्गत
के आधार पर, उपयोग के आधार पर अगर इन खाद्यान्न फसलों की अगर हम बात करें और इन खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं केवल गेहूं फसल की बात करते हैं, खाद्यान्न के अंतर्गत केवल गेहूं फसल की अगर हम बात करते हैं, एक एक फसल के बारे में हम चर्चाएं करते हैं कि भारत के अंतर्गत जो प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं उसके अंतर्गत हम अगर गेहूं की बात करते हैं तो गेहूं जो है वो भारत के अंतर्गत प्रमुख खाद्यान्न फसल है। भारत के अंतर्गत जो गेहूं फसल का जो उत्पादन का जो कार्य किया जाता है, अर्थात गेहूं एक शीतकालीन फसल है। किस प्रकार की फसल है? शीतकालीन फसल है, या हम कह सकते हैं ये रबी की फसल है। गेहूं जो है शीतकालीन या रबी फसल। पहली बात हमारे माइंड में ये क्लियर हो गई कि जो भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं जिसके अंतर्गत गेहूं के ऊपर हम चर्चाएं कर रहे हैं, तो गेहूं की जब हम बात कर रहे हैं तो गेहूं जो है रबी की फसल है, अर्थात एक शीतकालीन फसल है। जो ऋतु चक्र के आधार पर हमने इसका जो वर्गीकरण किया है, तो गेहूं जो है वो ऋतु चक्र के आधार पर रबी की फसल के अंतर्गत आता है। इस गेहूं के फसल के लिए कौन कौन से भौगोलिक जो कारक हैं वो महत्वपूर्ण हैं कि भारत के अंतर्गत ऐसे कौन कौन से भौगोलिक कारक हैं, भौगोलिक परिस्थितियां हैं जो गेहूं की फसल के लिए अनुकूल हैं, जहां पर गेहूं का उत्पादन किया जाता है। तो जरा अगर हम भारत के संदर्भ में अगर देखते हैं तो भारत के अंतर्गत गेहूं का जो सर्वाधिक जो उत्पादन का जो कार्य किया जाता है वो नदी मैदानी भागों के अंतर्गत किया जाता है, अर्थात जो समतल जो मैदानी भाग हैं, जो हमारे सतलज, गंगा, यमुना जो नदी मैदानी भाग हैं, इन मैदानी भागों के अंतर्गत गेहूं का उत्पादन जो है वो सर्वाधिक किया जाता है। इसके अलावा भारत के अंतर्गत गेहूं का जो उत्पादन है वो समुद्र तटीय जो मैदानी जो भाग है उन समुद्र तटीय मैदानी भागों के अंतर्गत भी गेहूं का उत्पादन का कार्य किया जाता है। तो सबसे पहले हम इसकी भौगोलिक परिस्थितियों को समझते हैं, ऐसी कौन कौन सी भौगोलिक परिस्थितियां हैं जो गेहूं के लिए आवश्यक है। तो सबसे नंबर फर्स्ट से बात करते हैं, तो सबसे पहले हम इसकी भौगोलिक परिस्थितियों की बात करेंगे। भौगोलिक परिस्थितियां गेहूं की फसल के लिए। तो गेहूं की फसल के लिए जो प्रमुख जो आवश्यक जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, उन आवश्यक भौगोलिक परिस्थितियों में सबसे पहला और महत्वपूर्ण जो भौगोलिक कारक है वो है आपका तापमान। अर्थात गेहूं की फसल को बोते समय तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है, कटाई के समय 18 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। अतः गेहूं की फसल का जो उत्पादन है उसके लिए अगर हम टेम्परेचर के कारक को देखते हैं, अगर तापमान के कारक को अगर हम बात करते हैं, तो गेहूं की फसल के लिए बुआई करते समय जो टेम्परेचर है वो 10 डिग्री से लेकर 15 डिग्री तक तथा कटाई के समय 18 से लेकर 20 डिग्री सेंटीग्रेड होना आवश्यक होता है। इसी क्रम में अगर हम आगे की ओर बढ़ते हैं, तो अगर हम वर्षा की बात करते हैं तो गेहूं की फसल के लिए 50 से 70 सेमी वर्षा की आवश्यकता होती है। गेहूं की फसल के लिए 50 से 70 सेमी वर्षा की आवश्यकता होती है। इसी क्रम में आगे की ओर हम बढ़ते हैं, तो अगर हम मृदा की बात करते हैं, सोइल की बात करते हैं, तो गेहूं के लिए दोमट चिकनी या हम कह सकते हैं जलोढ़ मिट्टी की आवश्यकता होती है। जलोढ़ मृदा की आवश्यकता होती है, जो भारत के अंतर्गत जो हमारी नदी क्षेत्र है, नदी जो प्रवाह क्षेत्र है, उन नदी प्रवाह क्षेत्रों के अंतर्गत निर्मित जो मैदानी भाग है जहां जलोढ़ मिट्टी का जमाव पाया जाता है, वहां भारत के अंतर्गत जो है सबसे ज्यादा इस गेहूं के फसल का उत्पादन किया जाता है। अतः इस गेहूं की फसल के लिए जलोढ़ जो मृदा है उसको उपयुक्त माना गया है। इस गेहूं की फसल के लिए मृदा के बाद में नस्ल की अगर हम बात करते हैं, किस्म की अगर हम बात करते हैं, तो गेहूं की जो किस्में हैं, तो हम इस बात से अच्छी तरह से परिचित हैं। गेहूं की जो प्रमुख किस्में हैं, जो आज हमने इन किस्मों का जो विकास किया है, जिसके अंतर्गत पहले देसी गेहूं के बाद में हमारा सोना कल्याण गेहूं, सोना कल्याण गेहूं, शरावती गेहूं, ये जो हमारे जो प्रमुख किस्में हैं वो गेहूं की प्रमुख किस्में हैं, जिनका प्रयोग जो है हम हमारे कृषि के अंतर्गत करते हैं। हम इस बात से अच्छी तरह से परिचित हैं, क्योंकि भारत के अंतर्गत
जब भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति की अगर समय की बात करते हैं तो भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत के अंतर्गत जो है खाद्यान्न की बहुत कमी थी। जनसंख्या लगातार तीव्र गति से बढ़ रही थी। परिणाम स्वरूप ये हुआ कि हमारे यहाँ पर जो है भोजन के इस खाद्यान्न फसलों की कमी के कारण और हमारे यहाँ गेहूं के उत्पादन के कारण हमारे यहाँ भोजन की कमी हो गई। परिणाम स्वरूप हमने जब पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत इन बातों को रखा और 1966 के दशक में 60 और 66 के दशक में जब हमने पंचवर्षीय योजनाएं बनाई और उन पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत जो हमारी खाद्यान्न फसलों को हमने सबसे ज्यादा बल दिया और उन खाद्यान्न फसलों के परिणाम स्वरूप हमने हमारे गेहूं और चावल के उत्पादन पर सबसे ज्यादा बल दिया। परिणाम स्वरूप हमारे यहाँ का गेहूं और चावल का जो उत्पादन था वो भारत के अंतर्गत कम था। परिणाम स्वरूप हमने इस गेहूं और चावल के प्रमुख खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत उत्पादन को बढ़ाने के लिए जो हरित क्रांति जो उत्पन्न हो रही थी विश्व में, उस हरित क्रांति को हमने भारत के अंतर्गत अपनाया और भारत के अंतर्गत इस गेहूं और चावल की फसलों के अंतर्गत संकरित बीजों का प्रयोग करके, रासायनिक खादों का प्रयोग करके, परजीवियों का प्रयोग, रासायनिक जो है दवाइयों का प्रयोग करके तथा कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग करके हमने भारत के अंतर्गत इस प्रमुख फसल गेहूं और चावल के उत्पादन को बढ़ाने का कार्य किया। और हरित क्रांति का जो प्रमुख जो भारत के अंतर्गत जो जनक माना जाता है वो हमारा डॉक्टर स्वामीनाथन माने जाते हैं और विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जो जनक माने जाते हैं उनको डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग जाने जाते हैं। तो हरित क्रांति के विश्व स्तर पर अगर हम बात करते हैं तो उनके जो जनक थे वो नॉर्मन बोरलॉग थे और भारत के अंतर्गत हरित क्रांति के जो जनक थे वो डॉक्टर स्वामीनाथन को माने जाते हैं। तो हमने हरित क्रांति के दौरान हमारे इन किस्मों के अंतर्गत संकरित किस्मों का प्रयोग करके कृषि के अंतर्गत इन खाद्यान्न फसलों के उत्पादन को बढ़ाया। परिणाम स्वरूप आज हम जो है भारत के अंतर्गत इन प्रमुख खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत आत्मनिर्भरता की ओर हैं। परिणाम स्वरूप हमने आज हमारे खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत आत्मनिर्भरता को हासिल कर लिया है। ये जो है भारत के अंतर्गत जो गेहूं है उस गेहूं की फसल के लिए भौगोलिक परिस्थितियां होना अति आवश्यक है। इन भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर ही गेहूं की फसल का जो है अच्छी तरह से उत्पादन का कार्य किया जा सकता है। अब हमारे सामने बात आती है कि भारत के अंतर्गत अगर ये भौगोलिक परिस्थितियां हैं तो भारत के अंतर्गत ये भौगोलिक परिस्थितियां किन किन राज्यों के अंतर्गत हैं और कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर गेहूं का उत्पादन किया जाता है। अगर हम बात करते हैं उत्पादित क्षेत्र, भारत के गेहूं के प्रमुख उत्पादित क्षेत्रों की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले यूपी आता है जो उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान पर। भारत के अंतर्गत उत्पादन की दृष्टि से गेहूं के उत्पादन की दृष्टि से अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। इसके अलावा पंजाब और हरियाणा, राजस्थान का पूर्वी भाग, राजस्थान का उत्तर पूर्वी क्षेत्र, साथ ही साथ में बिहार, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, गुजरात, तमिलनाडु, हिमाचल, ये भारत के अंतर्गत प्रमुख उत्पादित क्षेत्र हैं जहाँ गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन का कार्य किया जाता है। और अगर भारत के अंतर्गत अगर गेहूं का सर्वाधिक जो उत्पादन किस राज्य के द्वारा किया जाता है तो भारत के अंतर्गत सर्वाधिक जो उत्पादन है वो उत्तर प्रदेश के द्वारा गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन का किया जाता है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, पश्चिम बंगाल, गुजरात, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश इन आदि राज्यों के अंतर्गत भी गेहूं का उत्पादन जो है वो किया जाता। तो हमने ये देखा कि जो गेहूं की जो फसल है उस गेहूं की फसल के लिए कौन कौन से भौगोलिक कारक उपस्थित हैं, अर्थात उनके लिए कौन कौन सी भौगोलिक परिस्थितियां चाहिए, उन भौगोलिक परिस्थितियों में तापमान की दशाएं कैसी होनी चाहिए, वर्षा की दशाएं कैसी होनी चाहिए, मृदा की दशा कैसी होनी चाहिए, किस प्रकार की किस्मों का, किस प्रकार से रासायनिक पदार्थों का, अर्थात यहाँ हमने
कीटनाशक दवाइयों का, साथ ही साथ में रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करके हरित क्रांति के दौरान संकरित बीजों का प्रयोग करके गेहूं के उत्पादन को बढ़ाया है। और भारत के अंतर्गत ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां पर गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक किया जाता है, तो हमने ये देखा कि भारत के अंतर्गत गेहूं का सर्वाधिक जो उत्पादन का जो कार्य है वो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत किया जाता है, पंजाब में किया जाता है, हरियाणा में, राजस्थान में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में, हिमाचल में, तमिलनाडु में, गुजरात में आदि राज्यों के अंतर्गत जो है गेहूं का उत्पादन का कार्य किया जाता है। यह हमारी प्रमुख खाद्यान्न फसलों की बातें हो रही हैं। और प्रमुख खाद्यान्न फसलों जो हमने उपयोग के आधार पर जो खाद्यान्न फसलों को बांटा है, और उसके अंतर्गत भारत के अंतर्गत प्रमुख खाद्यान्न जो फसलें हैं उसमें से पहली जो प्रमुख खाद्यान्न फसल गेहूं, और उस गेहूं के बारे में हमने सारी चर्चाएं की हैं कि गेहूं का जो उत्पादन है वो किस तरह से घटा और बढ़ता है। और आज जो है हम गेहूं के अंतर्गत आत्मनिर्भर हो गए हैं और वर्तमान में हम गेहूं का जो है निर्यात करने का कार्य भी हमारे पड़ोसी देशों को कर रहे हैं। इसके बाद में अगर हम दूसरी प्रमुख खाद्यान्न फसल की बात करते हैं, चर्चा करते हैं, तो देखिए हमारे दूसरे नंबर की जो प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं वो है चावल। जिसको हम राइस के नाम से चावल या राइस। चावल की अगर हम बात करते हैं तो चावल की जो फसल है या चावल के अगर फसल के इतिहास की अगर हम बात करते हैं तो प्राचीन जो सभ्यताएं हैं, जो हमारी हड़प्पा की जो सभ्यता थी और जो मोहनजोदड़ो की जो सभ्यता थी, उन सभ्यताओं के अंतर्गत हमको जो है चावल के अवशेष जो प्राप्त हुए हैं, उन तथ्यों से हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि जो चावल जो है वो हमारे यहाँ का प्रमुख खाद्यान्न फसल रही है। साथ ही साथ ये जो चावल जो है वो भारतीय मूल का ही पौधा है। इन तथ्यों से ये बातें क्लियर होती हैं कि जो हमारी प्राचीन जो सभ्यताएं हैं उन सभ्यताओं के अंतर्गत जो हमको अवशेष के रूप में चावल के जो दाने मिले हैं, वो चावल के दाने इस बात को इंगित करते हैं क्योंकि यहाँ की जो प्रमुख जो खाद्यान्न फसलें थी वो चावल थी। साथ ही साथ में इस बात का, इस तथ्य का भी जो है जानकारी देते हैं कि जो चावल जो है वो भारतीय मूल का ही पौधा है। परिणाम यह रहा कि जो चावल है, इस चावल भारत का प्रमुख खाद्यान्न फसल मानी जाती है क्योंकि भारत के अधिकांश जो लोग होते हैं, अधिकांश जो लोग हैं वो चावल को ही खाद्यान्न फसल के रूप में प्रयुक्त करते हैं। तो हमने अभी गेहूं के बारे में, गेहूं के संदर्भ में चर्चाएं की हैं, तो उसी प्रकार से इस चावल के संदर्भ में भी हम उन भौगोलिक परिस्थितियों को, उन भौगोलिक कारकों को समझेंगे कि कौन कौन से भौगोलिक कारक या परिस्थितियां ऐसी हैं जो हमारे चावल के लिए उपयोगी हैं। तो चावल की फसल के लिए अगर हम भौगोलिक कारकों की अगर हम बात करते हैं तो पहला जो भौगोलिक कारक हमारे सामने आता है वो आता है तापमान। और अगर हम तापमान की बात करेंगे, दूसरा भौगोलिक कारक वर्षा की बात करेंगे, तीसरा भौगोलिक कारक हमारी मृदा की बात करेंगे, और फिर हम इसकी किस्मों के बारे में बात करेंगे, फिर हम इसके उत्पादित क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। ये हमारे कौन कौन से ऐसे भौगोलिक कारक हैं जो चावल की फसल के लिए सबसे ज्यादा प्रयुक्त हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं तो चावल जो है उसके लिए जो टेम्परेचर का मान चाहिए वो 20 डिग्री से 25 डिग्री होना चाहिए, 20 डिग्री से 25 डिग्री सेंटीग्रेड, अर्थात ये उष्णकटिबंधीय पौधा है। वर्षा जो होती है, वर्षा जो है इसके अंतर्गत 100 से लेकर 200 सेमी चाहिए, अर्थात ये आर्द्र जलवायु का पौधा है। मृदा जो है इसके लिए जलोढ़ मिट्टी चाहिए। और किस्म की अगर हम बात करते हैं जिसके अंतर्गत अमन, बोरा, ओस, ये चावल की किस्में हैं। ये चावल की अंतर्गत दो प्रकार की किस्में होती हैं, एक होता है मैदानी चावल और एक होता है पठारी चावल।
तो ये पठारी चावल की किस्में हैं अमन, बोरा और ओस। अगर हम इसके अंतर्गत उत्पादित क्षेत्र की बात करेंगे तो उत्पादित क्षेत्र के अंतर्गत जो है सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन पश्चिम बंगाल में किया जाता है। उत्पादित क्षेत्र में पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान पर है भारत के अंतर्गत। उत्पादन की अगर दृष्टि से देखते हैं तो पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान पर। आइए देखते हैं, चर्चा करते हैं। अगर हम चावल की बात करते हैं तो चावल भारतीय मूल का पौधा। दूसरी बात अगर हम बात करते हैं तो चावल जो है हमारा भारतीय मूल का पौधा है और इसके अगर टेम्परेचर की अगर हम बात करते हैं तो इसके लिए 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। और अगर हम चावल की बात करते हैं तो चावल एक खरीफ की प्रमुख फसल है। तो ये बातें इससे हमारे सामने क्लियर हुई। पहली बात ये हुई कि ये खरीफ की फसल है, खरीफ फसल है। दूसरी बात ये भारतीय मूल का पौधा है। तीसरी बात ये क्लियर हुई कि उष्णकटिबंधीय पौधा है। फिर हमने ये देखा कि ये भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है, प्रमुख खाद्यान्न फसल है। ये सबसे ज्यादा भारत के अंतर्गत जो है उपयोग की जाती है, खाई जाती है। इसके भौगोलिक कारकों की अगर हमने बात करी तो भौगोलिक कारक में सबसे पहले तापमान की बात करी तो चावल की फसल के लिए जो तापमान है वो 20 से लेकर 25 डिग्री सेंटीग्रेड। और वर्षा की अगर हम बात करते हैं तो वर्षा जो है 100 से लेकर 200 सेंटीग्रेड अर्थात आर्द्र जलवायु परिस्थितियां होना अति आवश्यक है। अगर हम सॉइल की बात करते हैं तो जलोढ़ मिट्टी अर्थात जो हमारे जो नदियां हैं उन नदियों के भावना के जो समीपवर्ती भागों के अंतर्गत स्थित जो मैदानी जो भाग है वहाँ जलोढ़ मिट्टी का जो जमाव है वहाँ पर जो है चावल की खेती जो है सबसे ज्यादा की जाती है। किस्मों की अगर हम बात करते हैं तो एक मैदानी चावल की किस्में पाई जाती हैं और एक पहाड़ी किस्में या पठारी जो है चावल की किस्में होती हैं। इसके अंतर्गत अमन, बोरा और ओस। अब इस चावल की जो बोने की जो विधि है, चावल की बोने की विधि के अंतर्गत इसको छिटक कर बोया जाता है, इसको रोपण लगाकर बोया जाता है। भारतीय विधि और जापानी विधियां इसके अंतर्गत प्रयोग की जाती हैं। और भारत के अंतर्गत जो चावल का सबसे ज्यादा उत्पादित करने वाला जो क्षेत्र है वो पश्चिम बंगाल है, अर्थात पश्चिम बंगाल जो राज्य है वो चावल के उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान पर है। इसके अलावा हमारे भारत के अंतर्गत जो चावल का जो उत्पादन किया जाता है उसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश आ जाता है। तो उत्पादित क्षेत्र यहाँ लिख देता हूं। तो इसके अंतर्गत पंजाब आ गया, पश्चिम बंगाल आ गया। पहले स्थान पर पश्चिम बंगाल है, दूसरे स्थान पर पंजाब है। फिर उसके बाद में आपका पंजाब के बाद में आपका बिहार आ गया, फिर आपका उड़ीसा आ गया, फिर आपका तमिल आ गया, फिर आपका आंध्र आ गया, फिर आपका पश्चिम बंगाल, पंजाब, बिहार, उड़ीसा, तमिल, आंध्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, असम। जो हमारे आदि जो है इसके प्रमुख उत्पादित क्षेत्र हैं। चावल के प्रमुख उत्पादित क्षेत्रों की हमने बात की तो चावल के अंतर्गत प्रमुख उत्पादित जो क्षेत्र है उसमें उत्पादन की दृष्टि से पश्चिम बंगाल का पहला, पश्चिम बंगाल, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, पंजाब, बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, असम, ये चावल के प्रमुख उत्पादित क्षेत्र हैं। इसी के अलावा अगर हम बात करें तो चावल अनुसंधान केंद्र अगर हम बात करें तो भारतीय चावल अनुसंधान केंद्र, भारतीय चावल अनुसंधान केंद्र की अगर हम बात करें तो भारतीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक में स्थित है। कटक अर्थात उड़ीसा राज्य के अंतर्गत ये पड़ता है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है कि भारतीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? कटक में स्थित है, जो कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। तो हमने आज प्रमुख खाद्यान्न फसलों के बारे में चर्चाएं की हैं। के अंतर्गत जो है हमने प्रमुख खाद्यान्न फसलों में गेहूं और चावल, दो खाद्यान्न फसलों के भौगोलिक कारकों को और उत्पादित क्षेत्रों को विस्तार से जाना है, समझा है। धन्यवाद।